हेलो प्यारे बच्चों। तो हम ग्रेविटेशन में पहले लेक्चर में मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ की बात की थी, और इसमें मैंने आपको ट्रायंगल के ऊपर फोर्स एक ऑब्जेक्ट 3 इक्वल मास रख के बताया था, और भी फोर्स कंजर्वेटिव है ये भी बताया था। उसको लेक्चर को ठीक से देखें आप, नंबर 1 को। उसके बाद यहाँ पर वही ट्रायंगल वाली बात आ जाती है, तो इन्होंने एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि उसी चीज़ को अप्लाई करके उस मेथड को आप जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है निकाल के बताइए। तो इन्होंने कहा 3 इक्वल मास। देखिए एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, तो हम इसे लिख देते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है 7.2 है। इन्होंने कहा 3 इक्वल मासेस ऑफ मास m kg आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे इक्वल मास ही इसने रखे हैं। तो ये जैसे यहाँ पे कोई मास रखा है, यहाँ पे कोई मास रखा है, यहाँ पे रखा है, तो ये m है। सब इन सब का वैल्यू क्या है? m है। तो फोर्स का डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्शन होती है, और हम जो फोर्स लगाते हैं G m1m2/r², इसमें हम डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है। What is the force acting on the mass 2m placed at the centroid G of the tracker? तो इन्होंने कहा कि सेंट्रॉइड पर रखा हुआ, यानी बीच बीच बिल्कुल आधा आधा करे एंगल को, और यहाँ पर रखा हुआ जो कोई मास है उसका इन्होंने कहा है कि ये जो है ये 2m है। 2m कर ले इसको ऐसे, या एनी मास हेयर में भी कोई भी मास यहाँ रख के उस पर फोर्स निकाली जाती है। तो ये 2m जो है हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखते हैं कि ये जो डिस्टेंसेस हैं हमारे ये वाले, ये सारे एक जैसे हो जाते हैं। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे सारे एक जैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो 10 वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, ये एंगल 30 हो जाएगा। तो फिर ये इसकी एक साइड को मान लीजिए हम कुछ मान लें, सपोज करें इसकी पूरी साइड को हम ए सपोज कर लें ऐसे, यूँ। तो ये साइड इसकी जो है, आधी साइड जो है इसकी ये वाली a/2 हो जाती है। तो a/2 के हिसाब से अगर हम लगा लें cos 30 वाला फंडा, क्योंकि ये एंगल 30 हो जाता है ना, सारे आर एक जैसे हो जाते हैं क्योंकि सिमेट्री हो जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, सेंट्रोइड हो जाता है वो। तो उसके केस में ये कह रहा है कि एम पर जो फोर्स है वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नेमिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा ए, तो ये वाला जो मास है ये ए हो गया, और ये वाला मास हो गया बी, और ये वाला मास हो गया सी। ओके। तो फोर्स जो ए का बनेगा एफ ए, हम सबसे पहले देख लें। और यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ले लूँ ओ, तो ये फोर्स ओ से ए की तरफ बनेगी, ओ से ए की तरफ बनेगी। ये फोर्स बनती है ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, यानी ए ओ बनती है ये फोर्स ओ से ए की तरफ। इसमें ए फाइनल पोजीशन है और ओ इनिशियल पोजीशन, ये लिखने का तरीका होता है, इस तरीके से जाता है वेक्टर। तो एफ ए ओ इधर को बना, और एफ इधर देखा जाए तो ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी ये वाला फोर्स भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा सी ओ, एफ सी ओ। और हम जान रहे हैं कि ये सारे ही फोर्स जो है अपने आप में वेक्टर होते हैं, यानी इनमें डायरेक्शन है। और इधर जो फोर्स बनेगी वो भी हम देख लेते हैं, एफ बी ओ ऐसे बन जाती है, ये भी ऐसे बन जाती है, इस तरफ को बन जाती है। हमारे पास 3 फोर्स हैं जो इक्वल एंगल पर हैं। तो हमारी सिमेट्री क्या कहती है कि हम किसी भी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल टाइप, यानी इस लाइन के पैरेलल या इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं और कंपोनेंट स्ट्रेटजी लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहीं पर इसी पर एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं ऐसे। ये पैरेलल लाइन किसके पैरेलल है? ये बी और सी के पैरेलल है, तो इसको बी डैश और सी डैश यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एंगल बने और इसका कोई कंपोनेंट बने तो कितना होगा। तो हमने देखा कि भाई ये एंगल जो है 30 है, तो ये एंगल हमारा 60 हुआ, क्योंकि ये 90 है। तो ये एंगल जो हमारा 30 हुआ, तो मैं इस 30 वाले एंगल को ही, इसी वाले को मैं थीटा मान लेता हूँ।
तो यहाँ पर जो थीटा मैंने यूज किया है वो 30 डिग्री एंगल यूज किया। अब अगर मैं कंपोनेंट देखूं इस फोर्स का इधर जाने वाला, तो इधर जाने वाला होगा FCO cos 30, और नीचे आने वाला कंपोनेंट जो इसका होगा, इस फोर्स का नीचे आने वाला कंपोनेंट यहां बनाऊंगा मैं, वो होगा FCO sin 30। यानी इसके मैंने दो कंपोनेंट बनाए हैं, इस CO के, इसके ऊपर बने हैं ये कंपोनेंट। ओके, यानी कि देखिए यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ बना दिया मैंने। अब इधर देखा जाए तो ये FBO के बनेंगे, FBO का जो कंपोनेंट इधर बनेगा FBO, और ये हो जाएगा cos 30, और नीचे की तरफ जो बनेगा इसका, क्योंकि देखिए इस तरफ है तो ये इस तरफ बनेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो FBO sin 30। तो ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। यानी अगर मैं ये कह दूं कि ये डायरेक्शन मेरी y एक्सिस पर है और ये डायरेक्शन मेरी x एक्सिस पर है, तो मैं देख रहा हूं कि जो एफएक्स है वो इधर को है FCO cos 30, और ये उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -FCO cos 30, तो ये वैल्यू मेरी 0 आ जाती है, यानी ये इससे कैंसिल हो जाता है। अगर मैं FY की बात करूं तो FY नीचे की तरफ आता है, यानी यहाँ पे देखते हैं दोनों जुड़ रहे हैं तो नीचे की तरफ आता है, तो ये हो जाता है मेरा माइनस में 2F, क्योंकि ये FBO इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू FCO इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू FAO, है ना। ये सब क्या हो रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड में सब इक्वल हो जा रहे हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस और मास सारे इक्वल हैं, R भी इक्वल है, M2M भी इक्वल है, सब इक्वल है। तो जब इसे मैं FCO या FBO वगैरह को करता हूँ, PO और CO को लिखता हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने BO लिखा था तो BO माइनस में गया था, ये रहा B, है ना, तो कट जाएंगे दोनों क्योंकि इक्वल है मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद F वाला जो ये कंसेप्ट है FCO FBO, तो इसको F लिखा जाए, एक कोई एक F लिख दें, FBO AB जो भी, तो मैं इसको F ही लिख देता हूँ, 2F और साइन 30, यानी मैंने इसको F ही लिख दिया। देखिए F का ही मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने, क्योंकि सारे के सारे क्या इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ये फोर्स आया नीचे की तरफ, माइनस में आया ये फोर्स। ओके, अब देखिए ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा है FAO, अब मैं देखता हूँ कि y एक्सिस पर ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगा है FAO, और ये कितना है, ये वाला फोर्स जो है आपका अगर निकले तो वैल्यू में मैं लिख देता हूँ इसको GM2M/r², ये लगा हुआ है ऊपर की तरफ लगा हुआ है ये फोर्स, y में पॉजिटिव, और किसी भी ऐप की वैल्यू यही है। क्लियर? ओके, यानी ये किसी भी ऐप की वैल्यू है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो ये किसी भी ऐप की वैल्यू है, सारे ऐप ऐसे ही हैं, सब वैसे ही ऐप्स हैं। तो कुल मिला के यहाँ से जब मैंने देखा कि ये फोर्स जो है y एक्सिस पर है और ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो मैंने कहा FY जो होगा ये होगा F का मैग्नीट्यूड माइनस ये वाला 2F मैग्नीट्यूड साइन 30। तो आप जानते हैं कि जो वैल्यू होती है साइन 30 का, वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो FY होता है हमारा वो इससे कट जाएगा, देखिए 1/2 रखेंगे 2 कट जाएगा, ये भी 0 हो जाता है। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या हुआ कि FX भी 0 हुआ और FY भी 0 हुआ, तो F रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो कैसा हुआ, 0 हुआ। ऐसे दिखाना होता है। इसके बाद इन्हें कहा व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट वर्टेक्स ए इज डबल। अगर ए वाले मास को डबल कर दिया जाए तो एक्स्ट्रा मास जो लगेगा, क्योंकि ये एम पर तो बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या किया कि एक मास और रखा, एक मास यहाँ पे और रख दिया है सब। भाई एम पर तो बैलेंस है लेकिन इस पर तो बैलेंस नहीं है, तो इसका फोर्स ऊपर को लगेगा। तो बी पार्ट में
जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो सब खत्म हो चुके, वो एम एम पर हुए थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा मास लगा है तो इसका फोर्स एक्टिव हो जाएगा। बात को समझ रहे होंगे। इक्विलिब्रियम बना वो तो बन गया एम 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 की वजह से, लेकिन जो रखा उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो यानी एक एम का फोर्स इस 2m पर ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एफ वाई ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इस m का होगा बस। तो जी एम और लगा किस पे, 2m पे, और ये हो गया आर स्क्वायर, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा ये m ये वाला इसको, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं एबीसी वाले एम एम एम। समझे होंगे बात को। अब इसने कुछ डिस्टेंस दिए हैं कि ए जी और जो है ये सब चीज़ें क्या हैं, 1 मीटर है। तो ए जी के बारे में बताया कि 1 मीटर है, तो वैल्यू भी निकल जाएगी। ए जी बी जी सी जी 1 मीटर है, तो आर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आर तो ऑलरेडी 1 दिया है, तो साइड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, साइड भी निकल जाएगी। अगर मान लीजिए रेडियस 1 दिया है और यहाँ जी लिखा है, मैंने क्या लिखा, ओ लिखा, उसने कहा जी है, कोई बात ठीक है, तो इससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 मीटर रखेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगी, तो एफ वाई। और मास की वैल्यू भी इसने कुछ ना कुछ दिए होंगे, हाँ डायग्राम पे दिखाए होंगे मास की वैल्यू। तो मास की वैल्यू नहीं दे रहा है तो मास में ही आंसर दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मास की वैल्यू नहीं दी है किलोग्राम वगैरह में, तो मास में ही लिख देंगे, इक्वल मास है। इट्स ओके। तो ये हो गया आपका, तो 2gm स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये आर गिवन था, ठीक, ये आ जाता है। तो किस तरफ आएगा फोर्स, ए फ्रॉम ए, फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ओ टू ए, ऐसे आएगा। ये दूसरा आंसर हो गया आपका, ठीक। अब इसके बाद जैसे हम देखते हैं अगला पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगा, इसमें वो जरूरी होती है वो चीज, क्योंकि वो काम आती है। अगला पॉइंट में डिस्कस करूंगा नल पॉइंट, नल पॉइंट, ये चीज काम आती है। यानी यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर फोर्स 0 हुई है 3 में, तो 4 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन पर ही मास रखे हो, जैसे मान लीजिए ये मास रखा मैंने m2 और ये रखा मैंने m1, तो ये कहता है कि इनके बीच का कोई डिस्टेंस है जो हम आपको बता देते हैं, गिवन कर देते हैं हम आपको, डिस्टेंस d बता देते हैं आपको। और थर्ड मास इसमें बीच में कहीं रखा, यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए हम m0 को, और यहाँ से कोई डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि ये x है, तो फाइंड x in terms of m1, m2 and d such that the force on m0 is 0। ये भी बहुत काम आता है, इसे बोल देते हैं नल पॉइंट। कहीं कहीं पे आगे जब हम एनर्जी बैलेंस करेंगे या कुछ करेंगे तो हमें नल पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कि जब फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो स्क्वायर रूट या उन चीज़ों को खोल देते हैं। तो इसका एक एक्सप्रेशन बना के दूंगा मैं आपको, आप उसे यूज करिएगा। देखिए जब इस पर फोर्स 0 होता है तो इसकी पोजीशन में लेता हूँ ए, इसकी पोजीशन में लेता हूँ बी, इसकी पोजीशन में ले लेता हूँ ओ। तो जब इधर की तरफ देखिए m1 इसको इधर की तरफ खींचेगा तो ये फोर्स किस तरफ को होगी, ठीक, ओ से ए की तरफ को, यानी फाइनल पॉइंट इसका ए है, तो ए ओ लिखते हैं ऐसे। और ये फोर्स किस तरफ को होगी, इसका फाइनल पॉइंट बी है तो बी ओ लिखते हैं, एफ बी ओ लिखते हैं ऐसे। ये एक लिखने का तरीका है, आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हैं, F1 F2 भी आप लिख सकते हैं, F1 F2 भी लिख सकते हैं आप। तो जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं यानी इक्वल हो जाते हैं, तब इस पर फोर्स 0 हो जाती है।
इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज FAO आप ध्यान से देखिए, FAO जो है अगर वो इक्वल हो जाए -BO के ऐसे वेक्टर में, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल कर लें उसे, डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि FAO मैग्नीट्यूड में इक्वल कर दें FBO के, मतलब कैंसिल आउट कर दें फोर्सेस को। ये आ गया आपका। अब यहां से आगे थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को कई बार आ जाती है, वो क्या आती है वो मैं दिखाता हूँ आपको, कि जब हम FAO और FBO को इक्वल कर रहे होते हैं यहाँ पे, है ना, ये वाली चीज कर रहे होते हैं, तो लगाते हैं डिस्टेंस, यानी M0 M1 G M1 M0, और ये डिस्टेंस हम यूज करते हैं x स्क्वायर। अब ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी बचेगी, इसको जरा देख लें एक बार, ये बचेगी हमारी डिस्टेंस D माइनस एक्स, है ना, ये बचेगी हमारी डिस्टेंस। तो इसको इक्वेट कर देना है हमें G M0 और M2 और D माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड इक्वल हुए हैं, तो G और M0 इसमें से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ क्या गलती होती है, यहाँ की गलती को देख के चलना है हमें बहुत ध्यान से, वैल्यू निकलती क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं आंसर आंसर तो मिल जाता है, लेकिन वो गड़बड़ हो जा रहा है सर, अभी बीच में ही रह जाता है वो, तो क्योंकि गड़बड़ हो जाती है सर, बाद में देखा कि वो मिला के डाल के देखा तो ठीक है, लेकिन वो आता तो है नहीं, तो कुछ खास बात नहीं है, वहाँ एक छोटी सी गलती होती है, ये आगे भी काम आएगा आपके चार्ज वगैरह में भी, जब 12th में आप पढ़ेंगे चार्ज पर भी इक्विलिब्रियम है, जहाँ जहाँ भी होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस चीज को, जिसमें ये x है, इसे ऊपर करते हैं, उसे नीचे करते हैं, और उन टर्म को चेंज कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी कोई चीज होती है वो लगा देते हैं, तो D माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर ऐसे करते हैं, और M2/M1 कर लेते हैं, M2/M1। अब देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर खोलेंगे नहीं आप, यही गलती होती है, स्क्वायर खोलेंगे तो फंस जाएगा ये, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर लेते हैं और उसकी पॉजिटिव वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए रूट दोनों को स्क्वायर है तो हट जाता है रूट, इससे रूट हट जाता है, यानी काटा नहीं करते इसको, D माइनस एक्स, तो क्या करते हैं काट के दिखाते हैं कुछ लोग, तो गलत हो जाता है मामला, इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं कि दोनों ही अंडर रूट में आए हैं M1, इसका स्क्वायर हट चुका है। अब इस x को दोनों के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, यानी D अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये रूट M2/रूट M1 ऐसे करते हैं इसको। अब यहाँ देखो ये 1 हो जा रहा है नंबर, तो इसे +1 करते हैं उधर, D माइनस एक्स, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, देखिए उधर जाके कैसा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो M2 और रूट M1 +1 हो गया, ये देखिए। अब यहाँ पर ये जो M1 है, रूट M1 है, इसको एलसीएम करते हैं, फिर x निकलेगा, तो D रूट M2 प्लस रूट M1, और यहाँ पे मैंने एलसीएम कर लिया रूट M1, ऐसा कर लिया मैंने, और इसके नीचे हुआ x, तो मैं x को चेंज करता हूँ, तो D के साथ में क्या आता है, अंडर रूट M1, और नीचे क्या आता है, दोनों के स्क्वायर रूट का सम आ जाता है ऐसे, तो ये x ऐसे निकलता है नल पॉइंट, यानी यहाँ पे 4 0 होता है, तो इसमें गलती ना करें, कोई न्यूमेरिकल आया पड़ा रहता है है ना, 11th में भी आ जाता है, नल पॉइंट की जरूरत आगे भी पड़ती है जगह जगह, तो इसमें गलती ना करें। चलिए आगे मैं आपको एक चीज हमारे पास बची है अभी, जो कि स्क्वायर पर अगर रखे हों, तो बेसिकली एनसीईआरटी में तो सिंपल ट्रायंगल यूज किया गया, और उसके साथ में उसे वेक्टर में IJKM करके बता दिया गया, दैट इज नॉट मैटर। तो स्क्वायर वाला भी एक कंसेप्ट है हमारे पास, उसकी एनर्जी भी पूछी जाती है, और उसका फोर्स भी पूछा जाता है, उसका एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला कंसेप्ट भी उसमें पूछा जा सकता है। तो स्क्वायर पे भी हम यही करते हैं कि स्क्वायर के किसी एक कॉर्नर पे जो फोर्स बनता है, वो हम निकालते हैं, वो जरूरी हो जाता है हमारे लिए थोड़ा हायर करने के लिए चीज़ों को। इसके बाद फोर्स का कंसेप्ट रोकेंगे क्योंकि हो चुका, इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे हम
चलेंगे, फिर देखेंगे एनसीईआरटी में अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी वगैरह का देखेंगे, फिर हम केपलर्स लॉ वगैरह देखेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं शाबाश। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्वायर ले रहा हूँ और स्क्वायर के एक कॉर्नर पे किसी भी एक मास के ऊपर फोर्स मैं निकाल रहा हूँ। तो यानी एग्जाम्पल जो है हमारा डन हो गया। तो मैं ये स्क्वायर ले रहा हूँ एक, जिसकी कोई साइड की लेंथ मैं लूँ तो ए मैं ले लेता हूँ, इसकी साइड की लेंथ ऐसे। इसका कोई नाम देना चाहूँ तो ये ए और ये बी और ये सी और ये डी ऐसे। तो इसके सभी कॉर्नर पर मैं इक्वल मास रखता हूँ, इक्वल मास रखता हूँ मैं सभी कॉर्नर पर मैं मास इक्वल रखता हूँ। इन सब का वैल्यू एम एम एम, क्योंकि अगर मैं इक्वल नहीं करूंगा तो मेरा सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा, आंसर मेरा निकल जाएगा, इसी मेथड से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो फाइंड द फोर्स ऑन ईच मास ड्यू टू अदर मासेस, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा इसने, फाइंड द फोर्स ऑन ईच मास ड्यू टू अदर मासेस, ये पूछा है इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे मास है, तो इनमें से कोई मास सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस मास को सेलेक्ट कर लूंगा, इस वाले को, बाकी सबको सेलेक्ट नहीं करूंगा, बाकी सबका फोर्स निकाल लूंगा। तो किसी को भी एक को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट ए। तो मैंने देखा फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट ए, इस पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब डायग्राम फोर्स का बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी चीज है, उसको समझना होता है। अब देखिए क्या होता है कि इस पर फोर्स आने हैं सबके, तो ये वाला जो होता है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये जो फोर्स है ये इस तरफ हो जाएगा, बी की तरफ हो जाएगा। तो एफ डी ए लिखते हैं इसको, एफ डी ए। और ये भी ऑब्वियसली कि ये वेक्टर ही होता है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन तो लगाई, लेकिन होता वेक्टर ही है। उसके बाद इसे इधर को देखा जाए तो ये इसे नीचे की तरफ खींचेगा, और ये बी ए हो, यानी फाइनल माइनस इनिशियल लिखा करते हैं। तो एफ, ये रिलेटिव वेलोसिटी में भी देखा होगा आपने, बी ए ऐसे, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर जब लिखते हैं तब एक स्ट्रेटजी ऐसी इस्तेमाल होती है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे 12th में जाके या कहीं भी कि क्या लिखा हुआ। तो ये सिस्टमैटिक है, बाकी अपनी मर्जी से आप लिख लेंगे F1 F2 F3 तो भी चलेगा। ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे डायगोनल की तरफ खींचेगा इसको। तो ये जो फोर्स बनेगी इधर को डायगोनल पे जो बनेगी वो बनेगी एफ सी ए, ऐसे ये तीन फोर्स बनेंगे। तो इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू अगर देखी जाए, मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, उसके बाद हम कंपोनेंट बना देंगे फिर इसके हैं। तो मैग्नीट्यूड देखा जाए तो एफ डी ए इक्वल टू एफ बी ए। तो इसका तो मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, a√2 है, क्योंकि ये डायगोनल पर है, बहुत ध्यान देने की बात है। तो इसमें हम लिख देंगे g m² बाई a², ये हुआ। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ एफ सी ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा g m² a√2 का स्क्वायर, जो कि इसका आधा बनेगा, g m² अपॉन, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा तो 2a² बनेगा, और डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं। अब मुझे फोर्स चाहिए एम के ऊपर, ठीक है। तो मेरे लिए बेटर क्या होता है, मैं कंपोनेंट बनाऊं तो कैसे बनाऊं। देखिए मेरे पास दो चीजें हो जाती हैं, एक तो ये हो जाता है कि मैं इसके कंपोनेंट इस तरफ को इस तरफ को बना दूं, क्योंकि फिर एक ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा।
तो मेरे पास पाइथागोरस का यूज करके मैं दोनों के रिजल्ट निकाल लूंगा। वो एक मेरे पास बहुत आसान सा तरीका होता है। एक तरीका मेरे पास ये होता है कि मैं इसके परपेंडिकुलर ले लूँ तो इनके कंपोनेंट कट जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, तो वो भी एक तरीका होता है। बट उसमें नहीं उलझाऊंगा मैं आपको वही रखूंगा जो सिंपल मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही लेकर चलूंगा आपको। तो मैं एक लाइन ये बनाता हूँ ऐसे, और एक लाइन ये बनाता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ y और इसको मैं कहता हूँ लाइन को x। ऐसे करता हूँ। तो अब जरा सोचिए, विचार करिए कि कौन सा फोर्स y x पे पहले से है, पॉजिटिव पे है कि नेगेटिव पे है, और कौन सा फोर्स एक्स वाई पे नहीं है, उसके कंपोनेंट, हिस्से, पार्ट, घटक बोल देते हैं हिंदी में, घटना घट रही है, कैसे बनेगा। हाँ, चलिए देखते हैं। अपने आप भी बना सकते हैं, क्लास में बैठे बैठे क्या करना है, बना लो फटाफट। बन गए सर, ये तो एफ साइन थीटा, ये तो 45 डिग्री का कौन है, बिकॉज 45 डिग्री है और दैट इज द स्क्वायर एंड आई नो वेल अबाउट द स्क्वायर, each side are equal and angle are 45, that the component and sin 45 sin cos 45, that is something you can do it। तो यहाँ पर चलते हैं एफ सी ए को हमें करना है, क्योंकि ये पहले से ही एफ एक्स या एफ वाई पे हैं। तो जब मैं एफ एक्स की बात करता हूँ बेटा, एफ एक्स की बात करता हूँ, तो इधर देखिए एफ डी ए है, पूरा एफ डी ए है यहाँ पे, एफ डी ए पहले से, तो एफ डी ए यहाँ पर है, और उसका मैग्नीट्यूड लगा दूं तो डायरेक्शन का भी इशू नहीं रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसका अगर कंपोनेंट इधर जाएगा तो ये एंगल कितना होता है स्क्वायर में, 45। तो एफ सी ए का 45 आ जाएगा, एफ सी ए मैग्नीट्यूड में आएगा और इसके साथ में कॉस 45 आ जाएगा। ये मेरा एफ एक्स हुआ। इसी तरीके से मेरा एफ वाई हो जाएगा। एफ वाई को देखें, एक एफ वाई नीचे है, तो वो कितना है, यही है एफ बी ए, एफ बी ए, और इसका एफ सी ए का साइन वाला कंपोनेंट आ जाएगा, एफ सी ए साइन 45, क्योंकि इधर को थीटा के पास वाला कॉस, इधर वाला साइन, पर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एंगल 45 ही हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू ऊपर या नीचे दोनों ही सेम आ रही है। ठीक है, तो यानी एफ एक्स जो है, वैल्यू में एफ एक्स और एफ वाई इक्वल आ रहे हैं। उसका रीजन क्या हुआ कि ये चीज साइन और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, और ये एफ बी ए एफ डी ए ये मैग्नीट्यूड में सेम है और इनकी वैल्यू है। तो ये दोनों जो है ऐसे आ रहे हैं। तो जब मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूँ, एफ रिजल्टेंट, तो मुझे क्या करना होता है, एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दो फोर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से आए हैं, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। तो यूजिंग वेक्टर पाइथागोरस अगर मैं यूज करता हूँ तब निकलता है, जोड़ते नहीं बेटा, पाइथागोरस लगाया करते हैं दो वेक्टरों के बीच में, आपको पता है ऐसे। क्लियर, तो यानी जो भी वैल्यू वहाँ आएगी वो इक्वल आएगी, और उसका फिर ऐसे लगेगा यहाँ पे, तो रूट हो जाएगा, रूट 2 लगा देंगे। तो खैर उसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे एफ एक्स निकालते हैं, तो कितना बनेगा एफ एक्स, एफ एक्स बनेगा जी डी ए वाला, जरा लिख लें, ये बना जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये कितना बनेगा, ये वाली चीज बनी हुई है जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और ये वैल्यू जो होती है ये होती है 1/√2। तो यही वैल्यू अगर थोड़ा सा और ठीक कर लूँ, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन लेके चलूँ थोड़ा सा मैं, तो ये कितनी हो जाती है, 1 + 1/2√2, ये वैल्यू हो जाती है। यही वैल्यू एफ एक्स की होती है, यही वैल्यू एफ वाई की होती है। क्लियर, तो जब यहाँ डालता हूँ इस चीज को मैं एफ आर में डालता हूँ, तो यही वैल्यू एफ एक्स की होती है, यही वाई की होती है। तो क्या होता है, 2f(x) का स्क्वायर, मतलब f(x) स्क्वायर प्लस f(x) स्क्वायर, ऐसा ये हो जाता है रूट में। तो ये हो जाता है f(x)√2, यानी फाइनल रिजल्ट मुझे मिल जाता है। इसके साथ में क्या लगता है, √2 लग जाता है, क्योंकि इसके साथ में देखिए यहाँ से लगा, मतलब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 2√2 ऐसा हो गया। तो ये जो है जी एम स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर, और यहाँ लगाया मैंने √2,
और ब्रैकेट किया 1 + 1/2√2। तो ये जो √2 लगाया मैंने, अगर मैं इसे अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाना चाहूँ तो ये ब्रैकेट के अंदर भी पहुंच जाता है। FR G m²। इन क्वेश्चन में थोड़ा समय लगता है समझने में, जल्दबाजी ना करें, आराम से समझ लें तो फिर हो जाया करते हैं, बहुत काम आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जगह जगह फोर्स काम आते हैं, वेक्टर नोटेशन में। मैकेनिक्स बढ़िया हो जाती है। तो इसको खोलें, अंदर करें तो ये √2 हो जाएगा बेटा, और √2 से जाए ये चीज तो ये से √2 कटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये फोर्स है। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है? तो इस फोर्स की डायरेक्शन इधर ही है, बीच में, यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि दोनों फोर्स जो है 45 पर है। तो एफ रिजल्टेंट जो है, देखिए इसका एक कंपोनेंट, एक हिस्सा जो भी रिजल्टेंट, इन दोनों का तो यहीं पे आएगा ना, भाई दोनों इक्वल है तो 45 पे आएगा, ये भी 45 पे है पहले से ही, तो इधर इस तरफ ही एफ आर की डायरेक्शन भी होगी। क्लियर? तो यहां से आपने देखा कि इस तरीके से स्क्वायर पर भी निकाल देते हैं। और सिमेट्री होती है अगर, तो इसके सेंटर पे अगर कोई मैं मास रखूं और सारे मास सेम हो तो उस पर फोर्स मैंने ट्रायंगल पे करके बताया अभी, वो 0 होता। एक्स्ट्रा मास कोई लगा दिया जाए m की जगह 2m, तो फिर उस m का ही बनेगा। ये इससे पहले एग्जांपल में कंफर्म हो चुका है। तो फोर्स के लिए इतना काफी है, इससे फोर्स निकल जाएंगे आपके, आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जब न्यूमेरिकल सीरीज डालूंगा एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद तो फिर और अच्छे से करा दूंगा आपको। नोट्स और असाइनमेंट दूंगा आपको, तो असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दूंगा, और नोट्स में आपको डेरिवेशन और सिंपल एग्जाम्पल थोड़े से लिख के दूंगा, ताकि छोटा भी रहे और आपका जल्दी से तैयार भी हो जाए। 3 दिन में एक चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बेसिक लेवल पे करते हैं, एनसीईआरटी लेवल पे, और अगर जेई मेन एडवांस नीट पे करते हैं तो वो कंटेंट भी असाइनमेंट के अंदर मिलेगा आपको। तो फिर 1 हफ्ते में एक चैप्टर तैयार हो जाता है। ओके, शाबाश।